हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पित्त दोष के ऊपर। पूरी ये वीडियो पित्त दोष से ही रिलेटेड होने वाली है और इससे पहले मैंने वात दोष पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़रूर आप जा कर के वो वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पित्त दोष के पर्याय क्या होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी है अग्नि, तप, दह, संताप। तो ये पित्त के पर्याय हैं। जैसा कि मैंने आपको वात दोष में बताया था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें याद करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम पित्त दोष, वात दोष या कफ दोष पढ़ रहे हैं। जैसा कि उसके पर्याय हो गए, निरुक्ति हो गई, उसका स्थान हो गया, कर्म हो गए, भेद हो गए। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद करना ज़रूरी है अगर आप वात दोष पढ़ रहे हैं, पित्त दोष पढ़ रहे हैं या फिर आप कफ दोष पढ़ें। तो ये पॉइंट वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में भी काफ़ी इजी रहेगा और प्लस आप कभी इसे भूलेंगे भी नहीं। तो आई जस्ट सजेस्टेड कि आप इसी पैटर्न में ही याद कीजिएगा। तो हम लोग ने पित्त के पर्याय देख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पित्त की निरुक्ति क्या होती है। तो तप, समतापे, ठीक है। तो ये पित्त की निरुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। जो धातु होता है उससे पित्त शब्द की उत्पत्ति बताई गई है, जिसका अर्थ होता है दहन या फिर ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि गर्म, है ना। तो ये उसका निरुक्ति हो जाती है। देन फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है पंच भौतिक संगठन। जैसा कि हम लोग ने बात में भी देखा था कि बात का पंच भौतिक संगठन क्या होता है, वैसे हम लोग यहाँ पे पित्त का देखेंगे। तो पित्त का पंच भौतिक संगठन अग्नि होता है, जो कि आप सबको ही पता होगा कि पित्त का पंच भौतिक संगठन अग्नि होता है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पित्त के गुण, है ना। तो पित्त के गुण, कर्म, स्थान, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनके श्लोक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें इसके श्लोक भी याद कर सकते हैं। तो आई प्रेफर कि आप अष्टांग वाला श्लोक जो है यानी कि बांगवट वाला वो याद कर लें, जैसे कि ये वाला श्लोक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप चाहें तो चरक वाला भी याद कर सकते हैं, पर इन दोनों में से आप कोई एक श्लोक याद कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। आपको दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप दोनों याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप दोनों नहीं याद कर पा रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आचार्य बांगवट ने पित्त के गुण क्या बताए हैं। तो आचार्य बांगवट के अनुसार स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विशद और सर्वम द्रव्यम। तो ये जो हैं ये कुछ उन्होंने पित्त के गुण के बारे में बताया है। उनके हिसाब से पित्त के गुण ये होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें आचार्य चरक की, जिनका श्लोक यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आचार्य चरक का। तो आचार्य चरक ने पित्त के गुणों को जो हमारे रस होते हैं उनसे कंपेयर किया है, यानी कि उन्होंने हमारे गुणों को रस के समान माना है। जो कि रस हमारे कितने होते हैं, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। तो आचार्य चरक ने हमारे जो पित्त के गुण होते हैं उन्हें रस से माना है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो आप लोग ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछ जाता है कि मधुर रस का पंचभौतिक संगठन क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये है मधुर रस, है ना। उसके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है उनका पंचभौतिक संगठन, ठीक है। तो इसे मधुर का क्या हो जाएगा, पृथ्वी और जल। ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि रसों का पंचभौतिक संगठन बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अम्ल रस का पंचभौतिक संगठन क्या होता है, लवण का क्या होता है, कटु का क्या होता है और तिक्त का क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी टेबल बनी हुई है, आप लोग इसको एट इट इज याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ये पूछी जाती है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा और बहुत ही सिंपल है। एक एक लाइन के सबके गुण होते हैं, तो आपको आसानी से पित्त के गुण भी याद हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि पित्त के प्राकृत कर्म क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका श्लोक देख लेते हैं, जो कि है दर्शन पक्ति रूष्मा चा श्रुत श्रम देहम द्रव्यम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म अविकारजम, ठीक है। तो ये जो होता है ये है हमारा श्लोक
जो कि पित्त के प्राकृत कर्म का है, और इसको याद करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स है, और ऑलरेडी मैंने क्रिया शरीर के इंपॉर्टेंट श्लोक्स पर एक वीडियो बना दी है। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि किस चैप्टर में कौन से श्लोक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वो वीडियो। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जा कर के आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हर चैप्टर के मैंने बताए हुए हैं और पूरी PDF फॉर्म में आपको वो मिल जाएगी। तो ज़रूर जा कर के हमारी वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक ऊपर आई बटन में रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्राकृत कर्म की। तो ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आचार्य चरक के अनुसार जो प्राकृत कर्म उन्होंने बताए हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो पित्त का प्राकृत कर्म होता है वो होता है देखना, ठीक है, पचाना, फिर शारीरिक ऊष्मा, फिर देखिए सुधा, सुधा मतलब हो जाएगा भूख, तृष्णा यानी कि प्यास, शरीर की कोमलता, मन की प्रसन्नता, ये सारे जो कर्म है, मन की प्रसन्नता हो गया, फिर मेधा आदि पित्त के प्राकृत कर्म में बताए गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पित्त के प्राकृत कर्म में बताई गई हैं। तो अगर आप ये श्लोक एक बार पढ़ लेंगे तो सब कुछ यही है। देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए बताया गया है, मैंने इनका मीनिंग भी मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो देहम द्रव्यम है, इसका मतलब होता है शरीर की कोमलता, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है रूष्मा, तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि हमारा टेम्परेचर, जैसे ऊष्मा था ना, वो टेम्परेचर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इस श्लोक को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप हिंदी पढ़िएगा तो आपको क्लियरली पूरा मेंशन सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियरली एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर चलिए हम लोग बात करते हैं कि पित्त के स्थान क्या होते हैं। तो अब अगर बात की जाए पित्त के स्थान की, तो आचार्य चरक के अनुसार जो पित्त का स्थान होता है वो होता है स्वेद, रस, लसिका, रक्त, जिसका मतलब रुधिर भी होता है, रक्त मतलब रुधिर भी होता है, आमाशय होता है, आदि पित्त के स्थान बताए गए हैं। ये आचार्य चरक के अनुसार है। और इनमें से जो मुख्य स्थान होता है पित्त का वो होता है अमाशय। जैसे कि हम लोगों ने बात में मुख्य स्थान देखा था, तो बात का मुख्य स्थान था पक्वाशय, वैसे ही पित्त का मुख्य स्थान होता है अमाशय। तो ये आचार्य चरक के अनुसार हम लोगों ने देख लिया। इसका ये श्लोक भी है जो कि आप याद कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होता है पित्त के स्थान, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो पित्त का स्थान है वो पक्वाशय और अमाशय के मध्य में आचार्य सुश्रुत ने पित्त का स्थान माना है। तो आचार्य चरक ने अमाशय को मुख्य स्थान बताया है और आचार्य सुश्रुत ने अमाशय और पक्वाशय के मध्य में पित्त का स्थान बताया है। तो ये हो गया पित्त के स्थान के बारे में कुछ बातें। तो आप लोग ऐसे ही टू द पॉइंट ही लिखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। जो मैं यहाँ पे आपको नोट्स बता रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा। आप इसी तरह से ही अपने नोट्स बनाइएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट होगा, तो आप उससे भूलेंगे भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा अगर थ्योरी लिख लेंगे तो वो चांस हो जाते हैं ना भूलने के, तो आप इसलिए टू द पॉइंट बात कीजिए, ज़्यादा आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पित्त के भेद क्या होते हैं और कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पित्त के भेद कितने होते हैं। तो जो पित्त के भेद है वो भी 5 ही होते हैं। जैसे कि वात के भेद भी 5 थे, वैसे पित्त के भेद भी 5 होते हैं। तो उनका नाम कुछ इस तरह से है: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, भाजक पित्त और आलोचक पित्त। तो ये हमारे 5 पित्त के भेद होते हैं। तो इनको भी आपको एकदम सीरियल वाइज ही याद करने हैं। जिस तरह से नंबर पड़े हुए हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको सीरियल वाइज ही याद करने हैं। आपको कोई भी इसका भेद ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको सीरियल वाइज ही याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले साधक पित्त को रख दें और फिर पाचक पित्त को रखें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीरियल वाइज ही इससे पढ़ना है और सीरियल वाइज ही याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बात के भेद समझाते समय बताया था। तो अब हम लोग को देखने हैं इनमें अलग अलग इन सारे भेद की डिटेल कि पाचक पित्त क्या होता है, रंजक पित्त क्या होता है, साधक पित्त क्या होता है। तो वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो हम लोग ये जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसका
तो ये हम लोग कवर करेंगे हमारे पार्ट 2 में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप उसे ऐसे ही एट इट इज़ याद करिएगा, और ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे इतना तो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।